हाय। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पॉडकास्ट था एक जेनेटिक टेस्टिंग इन आईवीएफ से रिलेटेड, जिस पे हमें बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस आए। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशंस हुई रिगार्डिंग कैन बी प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय आईवीएफ, उससे रिलेटेड। सो आज मैं कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड लूंगी और आपको उसके जवाब देना चाहूंगी, और इस चीज को आज हम क्लियर करेंगे कि क्या जेनेटिक टेस्टिंग पॉसिबल है और क्या नहीं आईवीएफ में। सबसे पहले एक केस सिनेरियो है जिनके फर्स्ट बच्चे को ऑटिज्म है और वो जानना चाहते हैं कि क्या सेकंड बेबी में वो ऑटिज्म प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं आईवीएफ के द्वारा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना होगा, ऑटिज्म इज अ सिम्टम। ऑटिज्म के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और जिसमें से कुछ ही कारण जेनेटिकली रिलेटेड है। मोस्टली माइल्ड ऑटिज्म के केसेस में कोई जेनेटिक सिंड्रोम नहीं होता है। तो अगर आपके पहले बच्चे को ऑटिज्म है और उनकी जेनेटिक टेस्टिंग हुई है, ब्लड टेस्ट होता है एक जेनेटिक टेस्ट, तो वो अगर ये बताता है कि उन्हें कोई जेनेटिक सिंड्रोम नहीं है, तो इस तरह का जो सिम्टम है ऑटिज्म का, वो हम जेनेटिकली टेस्ट नहीं कर सकते हैं आईवीएफ में। बट अगर उनकी जेनेटिक टेस्टिंग पे किसी एक तरीके का सिंड्रोम आया है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आया है, जैसे कि फ्रेजाइल लेग्स एक सिंड्रोम होता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक सिंड्रोम होता है, ऐसी अगर कोई भी रिपोर्ट अवेलेबल है, तो हाँ, ये वाले जो डिसऑर्डर्स है ये टेस्ट किए जा सकते हैं आईवीएफ में एम्ब्रियो पे ही ट्रांसफर करने से पहले, और जब एम्ब्रियो इन डिसऑर्डर से फ्री हो तभी उसको हम ट्रांसफर करते हैं। बट कैन आईवीएफ प्रिवेंट ऑल काइंड्स ऑफ ऑटिज्म? द आंसर टू दिस वुड बी नो। सिर्फ वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो आपके फर्स्ट बेबी में पिकअप हुआ है वो ही रन किया जाता है एक एम्ब्रियो पे, और उसके साथ हम ओवरऑल नॉर्मेलिसी जेनेटिक्स की देख सकते हैं कि 23 पेयर्स हैं या नहीं क्रोमोसोम्स के। बस इतनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसके अलावा अगर कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर है या ऑटिज्म अगर जेनेटिक सिंड्रोम से रिलेटेड नहीं है, सो आईवीएफ विद जेनेटिक टेस्टिंग से हम उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते। देन एक हमारे पास क्वेरी आई है जिसमें उन्होंने हमसे पूछा था रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम। अगर पहले बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम में क्लियरली एक पूरा क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा पेयर होता है। तो यानी जहां आपके पास 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, वहां पे 47 होते हैं। तो ये तरीके का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम आईवीएफ से पिक कर सकते हैं। पर क्या जिनके फर्स्ट बेबी को डाउन सिंड्रोम है उन्हें आईवीएफ के लिए सीधा जाना चाहिए? तो उस पे आपको अगेन पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का जेनेटिक टेस्ट क्या बताता है। मोस्टली ये जो इंसिडेंसेस होते हैं दे आर नॉन रेकरेंट, या रेकरेंस रेट जो है वो 1% है। अगर कोई कपल हमें बोले हम 1% का भी चांस नहीं लेना चाहते हैं, तो हाँ ठीक है, हम आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आप ये समझिए कि जब एक बार प्रेगनेंसी आती है तो तीसरे महीने में कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से हम डाउन सिंड्रोम को पिक कर सकते हैं। तो क्या वो 100% हमें बता देंगे कि जो प्रेगनेंसी आप कैरी कर रहे हैं उसमें डाउन सिंड्रोम है या नहीं? तो 99.99% हमें पता चल जाता है। अगर हम 100% जानना चाहते हैं तो भी प्रेगनेंसी के दौरान आसपास के टिश्यू को टेस्ट करके, कोराइनिक विलस सैंपलिंग जिसे कहते हैं, या बच्चे के आसपास का पानी लेंगे 5वें महीने में जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं कि जो आप प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं 100% हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। तो अब इसके अंदर आपको अपने आप से प्रेगनेंसी ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको सबसे पहले बच्चे का जेनेटिक टेस्ट पता होना चाहिए। एक जेनेटिक काउंसलर होते हैं, जेनेटिस्ट होते हैं, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, जरूर कंसल्टेशन होना चाहिए आफ्टर द जेनेटिक रिपोर्ट, क्योंकि तभी हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू शुड प्लान अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, अपने आप प्रेग्नेंट हुए या सीधा आईवीएफ के लिए जाए। एक और इसमें इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो था जिसमें इन्होंने बात किया था कि अगर पहले बच्चे को थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया एक वो प्रॉब्लम होती है जिसमें खून की कमी होती है, तो ऐसे बच्चे को जरूरत होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की। और
एक अच्छा मैच होता है जो जेनेटिकली रिलेटेड हो। सो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर हमारा सिबलिंग यानी नेक्स्ट बच्चा बॉर्न होता है तो वो एज अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर एक्ट कर सकता है पहले बच्चे के लिए, ताकि उनको ट्रीटमेंट मिल पाए थैलेसीमिया से। सो थैलेसीमिया कैसे होता है? थैलेसीमिया होता है जब मदर और फादर दोनों को थैलेसीमिया नहीं है पर वो थैलेसीमिया के कैरियर है। तो उनके अंदर क्या है कि ये डोरमेंट या एक रिसेसिव स्टेट में प्रॉब्लम है, माइनर है। बट जब बच्चा बॉर्न होता है तो ऐसे पेरेंट्स का 25% चांस रहता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। तो या तो हम इस चीज को पहले ही डिटेक्ट कर लें कि अगर वाइफ को थैलेसीमिया माइनर है तो हस्बैंड का भी चेक जरूर करें और उनको ये काउंसिल करें। अगर हम 25% चांस नहीं लेना चाहते हैं कि थैलेसीमिया मेजर हो बच्चे को, तो पहले से ही आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, एम्ब्रियोस को थैलेसीमिया के लिए टेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ नॉर्मल एम्ब्रियोस या थैलेसीमिया कैरियर एम्ब्रियोस या माइनर स्टेट जैसे मदर या फादर के वैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये करने के लिए भी मदर फादर का एक जेनेटिक वर्कअप होगा जो ब्लड टेस्ट से होता है बिफोर वी डू ऑल दिस। द सेकेंड ऑप्शन इज कि अगर प्रेगनेंसी आ गई है तो अगेन प्रेगनेंसी में टेस्टिंग की जा सकती है। जो आप बेबी कैरी कर रहे हो, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसको आसपास के टिश्यू को या पानी को टेस्ट कर। नाउ सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर आपके फर्स्ट बेबी को थैलेसीमिया है, यू कैन अगेन गो फॉर आईवीएफ। आईवीएफ से एक तो बच्चा ये टेस्ट किया जाएगा कि थैलेसीमिया से अफेक्टेड है या नहीं, और सेकेंड बात एचएलए टाइपिंग भी की जा सकती है फर्स्ट बच्चे के साथ मैचिंग करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो अब बेबी बॉर्न होएगा या होएगी वो कितना अच्छा मैच होगा टू डोनेट अ बोन मैरो टू द फर्स्ट बेबी। सो दैट इज ऑल्सो डूएबल एंड पॉसिबल दिस डेज। सो ये सारी चीजें जो है ये कवर अप की जा सकती है आईवीएफ से। क्या क्या नहीं कवर अप हो सकता और क्या एक तरीके से मैं मानती हूँ कि मिथ या गलत धारणा है लोगों के मन में कि अगर हमने आईवीएफ कराया, जेनेटिक टेस्टिंग कराई, तो अब हमारे बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डिसऑर्डर नहीं हो सकता बिकॉज हमने तो जेनेटिक टेस्टिंग कराई है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जिन लोगों को रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस है या एज ज्यादा है और उनकी सिर्फ पीजीटीए एन्यूप्लॉइडी जेनेटिक टेस्टिंग होती है, तो उस केस में ग्रॉसली देखा जाता है कि क्रोमोसोम एक ज्यादा एक कम या एक पार्ट ज्यादा एक पार्ट कम तो नहीं है, सो दैट हम प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर कर सके, मिसकैरेज को रेट कम कर सके। अगर एक स्पेसिफिक जेनेटिक सिंड्रोम की टेस्टिंग होती है पीजीटीएम में जो किया जाता है, तो वो उसी सिर्फ जीन के लिए है। सो बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो पीजीटीएम में तो बिल्कुल टेस्ट नहीं किए जाते, और अगर पीजीटीएम एक जीन डिसऑर्डर की बात करें तो हम सिर्फ वही टेस्ट करके चल रहे हैं या मे बी 2 टेस्ट कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि अगर आईवीएफ में एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग हुई तो आपने हर तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर को रूल आउट कर लिया और अब जो बेबी बॉर्न होगा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वी शुड अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इन आईवीएफ एंड उस हिसाब से हमें कॉल लेना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास जेनेटिक रिपोर्ट्स आएंगी। अगर आपको या आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है या आपके फर्स्ट चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है, तभी हम आगे एक प्लान डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर दिस जेनेटिक सिंड्रोम इज आइडेंटिफाइबल, इसका प्रोब प्रिपेयर किया जा सकता है और इसको एम्ब्रियो पे जेनेटिकली टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई होप मैंने कुछ आपके जो डाउट्स आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं उसको आज आंसर किया हो, और अगर आपके और कोई सवाल है तो ये जो एक मसला है ये आई बिलीव कमेंट्स में रिप्लाई से आंसर नहीं हो सकता है। बेटर रहेगा आप इसके लिए रिपोर्ट्स के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करें, एंड अगर हम आपकी हेल्प कर पाएंगे तो वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू गेट योर ओन जेनेटिक चाइल्ड। एंड रेयर सिनेरियोस में जब ये पॉसिबल नहीं हो पाता तब हमें डोनर एग या डोनर स्पर्म की सहायता लेनी पड़ सकती है। थैंक यू।